अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि महल में मेहंदी की रस्म हो रही होती है और बाजियान सब खवातीन को शरबत पिला रही होती हैं और फिर शरबत पीते हुए अस्पोर्चा मलहून से कहती, मेहंदी क्यों इस्तेमाल की जाती है, यानी इसकी कोई अहमियत है। मलहून कहती, यकीनन है, हम 3 हालतों में मेहंदी लगाते हैं। हम ये उन कुर्बानियों के लिए करते हैं जो हम अपने रब कादिर मुतलक के लिए पेश करते हैं, जंग में जाने वाले अपने सिपाहियों और बाजियान के लिए लगाते हैं, रियासत के लिए अपने बच्चे कुर्बान करने वालों के लिए लगाते हैं और अपनी जवान बेटियों के लिए लगाते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, ताकि वो अपने घराने और घर वालों में खुश रहें। अस्पोर्चा कहती, क्या खूब अहमियत है, बहुत खूब। जबकि नीलोफर भी मुसलसल उसे देख रही होती है और फिर फातिमा कहती, काश हमने तुम्हारे लिए भी मेहंदी लगवाई होती। अस्पोर्चा कहती, जिस तरह के आप कहते हैं ये किस्मत है। जबकि हलीमा सोच विचार में मुब्तला होती है। उसे देखकर गोंजा पूछती, खैर हो, ये कैसी सोच विचार है हलीमा। और फिर फातिमा कहती, थोड़े ही वक्त के बाद तुम्हें भी मेहंदी लगाई जाएगी, अब ये उदासी किस लिए है। हलीमा कहती, काश मेरी माँ भी ये सब देखती, ये कितना बेहतर होता। क्या ख्याल है बहन। फातिमा कहती, ऐसा ही है। और फिर मलहून कहती, मेरी प्यारी बेटी यहाँ मेरे पास आओ। और फिर हलीमा उठकर मलहून के पास जाकर बैठ जाती है। मलहून कहती, तुम मेरे पास बाला की अमानत हो, अपने आप को बिल्कुल भी रंजीदा ना करो, तुम्हारी माँ तुम्हें देखती है और तुम्हें महसूस करती है। हलीमा कहती, मैं जानती हूँ माँ, मैं ये जानती हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में थोड़ा सा सोचा इसलिए। जबकि इधर महल के मरकजी कमरे में बुरहान साहब अपने तख्त पर बैठे हुए होते हैं और खलील और अलाउद्दीन से कहते, रियासती खजाने से बिलासूद कर्ज फराहम किए जाएं। जो लोग अपनी शादी के इनकाद की इस्तात नहीं रखते वो इस तोहफे से मुस्तफीद हों। खलील कहता, इनका निकाह पढ़ाने का शर्फ मुझे नसीब होगा मेरे सुल्तान, अल्लाह आपके नेक अमाल को कबूल फरमाए। जिस तरह फातिमा खातून और एवरानो साहब की ख्वाहिश पूरी हुई, अल्लाह सब की मुरादें पूरी फरमाए। बुरहान साहब कहते, आमीन। और फिर अयाज बाहर से इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है, मेरे सुल्तान, दरमियान ओगलू महमद साहब आपके दरबार में पेश होने के मुंतजर हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते, आ जाएं। और फिर इसके बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और महमद कमरे के अंदर दाखिल होता है और सुल्तान के पास आता है। सुल्तान कहते, क्या आपने मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ सुना वो आपके लिए काफी नहीं था महमद साहब? क्या मैंने नहीं कहा था कि चलो अब से मैदान जंग में मिलते हैं? तो महमद कहता, तुमने कहा, लेकिन तुमने मुझे इससे पहले ये भी कहा था कि तुम मुझे दमीरहान और शाहनिशाह से अलग रखते हो और तुम हक बजानब थे। कुफार के साथ मिली भगत करके अपने हम नसब लोगों पर तलवार निकालना, ये बात ना मेरा दिल कबूल कर रहा है ना ही मेरा दिमाग। उनकी तरह अपने हाथों को खून से रंगीन करने की बजाय इस जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर अलाउद्दीन साहब कहते, अगरचा तुम्हारे हाथ गंदे ना हों, तुमने इन गद्दारों की मदद की। महमद कहता, जो कुछ मैंने किया उसके बाद जो नहीं करूंगा वो भी अच्छी तरह जानता हूँ अलाउद्दीन साहब। मैं इन लातीनी बदनस्लों को हमारे खून से सैराब की गई इन सरहदों को हथियाने की इजाजत नहीं दूंगा। और फिर खलील कहता, तैमूरताश ने तुम्हारी इमारत में जंग शुरू कर दी है, हमने सुना है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो महमद कहता, तुमने सच सुना, अगर उरहान साहब ने किसी वक्त तैमूरताश को आजाद ना किया होता हम भी यूं मजबूर ना ठहरते। तो सुल्तान कहते, आखिरकार तुम इस नहज पर आ गए हो जो मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारे बाबा याकूब साहब जल्द ही अपनी आजादी का मुतालबा करेंगे, क्या ऐसा नहीं है? तो महमद कहता, वाहद चीज जो मैं कहूंगा, उस्मान ओगलू के साथ दरमियान ओगलू की जंग खत्म हो चुकी है। और फिर कहता, अगर अलाउद्दीन साहब की इजाजत हो तो मैं अपनी बहन गोंजा और अपने भांजे खिजर को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अलाउद्दीन को थोड़ा गुस्सा आता है और सुल्तान की जानब देखता है तो सुल्तान हाँ में इशारा करता है और कहते हैं, मुनासिब है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि दरसून से भागकर दमीरहान का आदमी उसके पास आ चुका होता है और सब बता चुका होता है और दमीरहान उसे बुरी तरह पीट रहा होता है और कह रहा होता है, जब वो दुरसून सिपाहियों से फरार हो गया तो तुमने क्या किया? हाँ, क्या तुम दुरसून को नीचे नहीं पटक सके? निकल जाओ। और फिर वो सिपाही कमरे से रवाना हो जाता है तो पीछे से शाहनशाह दमीरहान से कहता, दुरसून ने वही किया जिसकी उससे तवक्को थी, अमारत को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। तो दमीरहान गुस्से से कहता, मैंने अपने भाई का कातिल बनने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो गद्दार, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मेरे बाबा जब ये सुनेंगे तो बस्ती मैदान जंग बन जाएगी। शाहनशाह कहता, अब इस मसले को जंग के सिवा कोई चीज हल नहीं कर सकती, हम क्यों खड़े हैं दमीरहान साहब? हमने नए शहनशाह से ऐसा माहिदा किया है कि इस बार ना तो उरहान बचेगा और ना ही दुरसून को राह फरार मिलेगी। तो दमीरहान कहता, इन दोनों को कोई भी मेरे शिकंजे से नहीं छुड़ा सकेगा, मैं कसम खा रहा हूँ। इस दौरान एक सिपाही इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर, और मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। तो दमीरहान गुस्से से कहता, मेरे सामने बुत मत बनो, बोलो। तो वो सिपाही कहता, दरमियान ओगलू महमद साहब। और फिर चुप हो जाता है। तो शहनशाह गुस्से से कहता, महमद साहब को क्या हुआ है, बताओ भी। तो वो सिपाही कहता, वो कोताहिया वापस लौट रहे हैं, वो जंग से पीछे हट गए हैं। यह सुनते साथ ही शहनशाह और दमीरहान एक दूसरे की जानब देखते हैं और फिर दमीरहान गुस्से
गुस्से से कहता निकलो निकलो यहाँ से। तो सिपाही बाहर रवाना हो जाता है तो पीछे से शहनशाह कहता इसकी आंख और भुवों की हरकत से साफ ज़ाहिर था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। दमीरहान कहता कुत्ता बुजदल कुत्ता, बुजदलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। शहनशाह कहता अगर मैं इस रास्ते से वापस लौटा, स्याह तलवार दाखिल हो और सुर्ख निकले, हम मरते दम तक एक हैं। और अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दमीरहान भी कहता मरते दम तक। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि जब फातिमा खातून की मेहंदी की रस्म हो रही होती है तो फातिमा एराज को इशारा करती है तो एराज मेहंदी लेकर आती है और उसे अस्पोर्चा के सामने लाकर रख देती है। फातिमा कहती चलो अपना हाथ खोलो। अस्पोर्चा कहती नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है फातिमा खातून, ये सब खत्म हो गया है। फातिमा कहती क्या मेहंदी का वक्त होता है, चलो। जबकि नीलोफर भी ये सब देखकर परेशान होती है और फिर एराज अस्पोर्चा का हाथ खोलती है और मेहंदी लगाने लगती है तो मलहून कहती नहीं मेरी बेटी नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। और फिर अपने पास से सिक्का निकालती है और कहती है ये भी शामिल करो। और फिर इसके बाद एराज अस्पोर्चा के हाथ पर मेहंदी लगाती है जबकि नीलोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर इसके बाद मलहून खातून वो सिक्का अस्पोर्चा के हाथ पर रख देती है और कहती है मुबारक हो, और अस्पोर्चा मुट्ठी बंद कर लेती है। फातिमा कहती बेहतर हो गया, वैसे भी दुल्हन मेहंदी के बगैर नहीं रह सकती। ये सारा मंजर देखकर नीलोफर का पारा हाई हो रहा होता है। मलहून कहती अब मुझे सुकून मिला है, तुम नहीं चाहती थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे जहन में भी नहीं आया। अस्पोर्चा कहती शुक्रिया। और फिर इसी दौरान एक खातून गोंजा के पास आती है और आकर कहती है गोंजा खातून क्या आप बाहर आ सकती हैं। और फिर गोंजा उसके साथ बाहर रवाना हो जाती है। ये सारा मंजर देखकर और अस्पोर्चा को खुश देखकर नीलोफर अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और उठ खड़ी होती है और कहती है मुबारक हो, हम समझे थे कि हम फातिमा की मेहंदी पर आए हैं लेकिन अस्पोर्चा खातून ने तो इसे भी फतह कर लिया है। यह सुनकर मलहून कहती नीलोफर चलो अपनी जगह पर बैठ जाओ। फातिमा भी कहती भाभी ऐसा मत करो। नीलोफर कहती तुम अपनी दोगली बातों से सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हो लेकिन मैं तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ, तुम देर सवेर इस महल से जाओगी। तो अस्पोर्चा कहती नीलोफर बस अपनी हद में रहो। नीलोफर गुस्से से कहती मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम महल से जाओगी और तुम अपने लिए जगह बना रही हो, हाँ इसलिए तुम फातिमा और माँ के करीब हो रही हो, क्या वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी। यह सुनते साथ ही अस्पोर्चा भी खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है नीलोफर, मुझे अपने साथ मत मिलाओ। जबकि इस दौरान अस्मा भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है मलहून खातून। मलहून कहती रुको जरा आएंगे रुको। और फिर अस्पोर्चा कहती माफ करना फातिमा, और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि एराज भी उसके पीछे रवाना होती है। और फिर अस्मा बताती मलहून खातून बाहर वाली औरत काबू में नहीं आ रही, वो आपसे मिलने पर बाजिद है। यह सुनकर मलहून नीलोफर से कहती नीलोफर तुम किसे कहां से निकाल रही हो, क्या तुम्हारे कान सुन रहे हैं जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। तो नीलोफर कुछ नहीं कहती और कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर पीछे से हलीमा मलहून से कहती माँ हम उस औरत पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या आप भूल गई जो उसने किया, हम कैसे भरोसा करके इसे अपने दस्तरखान पर बैठाएं। तो फातिमा कहती हलीमा मेरी बहन जिसे तुम वो औरत कह रही हो वो अब हमारे सुल्तान की बीवी है और वो एक दुखी औरत है जिसने अपना बाप खोया है, हमारे घराने का हिस्सा है, हम चाहें या ना चाहें ये हकीकत है। और फिर मलहून कहती फातिमा ठीक कह रही है। जबकि इधर बाहर अस्पोर्चा खातून गुस्से से अपने कमरे की जानब जा रही होती है तो सुल्तान मरकजी कमरे से बाहर निकलते हैं और अस्पोर्चा को पीछे से पुकारते हैं। अस्पोर्चा नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। जबकि एराज खातून भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है तो सुल्तान कहते एराज यहाँ क्या हो रहा है। तो एराज कहती मेरा बताना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा मेरे सुल्तान। इसी दौरान नीलोफर भी आ रही होती है, सुल्तान को देखकर पीछे ही रुक जाती है और छुपकर उन्हें देखने और सुनने लग जाती है। एराज कहती मेहंदी में नीलोफर खातून ने कुछ ठीक है। जब फातिमा खातून अस्पोर्चा खातून को मेहंदी लगा रही थी तो वो इस पर चढ़ दौड़ी। आप खुद समझ जाएं मेरे सुल्तान, वैसे भी शुरू से ही उनके सितारे नहीं मिलते, आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर देखती हूँ, वो बहुत उदास हैं। सुल्तान कहते मैं जाकर बात करूंगा और उनके पीछे रवाना होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई एपिसोड अपलोड हो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।